हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर स्मृति पांडे। बच्चों, आज हम लोग अपने बायोलॉजी का टर्म 2 का सेकेंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसमें हम लोग देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। सो सी, इज इट करेक्ट टू से दैट फोटोसिंथेसिस Is it correct to say that photosynthesis occurs only in leaf of plant? क्या ये कहना सही है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सिर्फ प्लांट की लीव्स में होता है? ये पूछ रहे हैं। नेक्स्ट इज, beside leaves, what are the other parts that may be capable of carrying out photosynthesis? लीव्स के अलावा और कौन से पार्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं? ये भी पूछा जा रहा है और हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो ओवरऑल क्वेश्चन का मतलब ये है बच्चों की फोटोसिंथेसिस लीव्स के अलावा कौन कौन से पार्ट करते हैं, और क्या ये करेक्ट है कि सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस लीव्स ही करते हैं? ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं आंसर हम लोग कैसे देंगे। तो बेसिकली अगर बात करें बच्चों, तो हम सबको ये आइडिया है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है ना। अब प्लांट में लीफ का ही पार्ट क्या सिर्फ फोटोसिंथेसिस करता है या कोई और पार्ट भी करता है? सो वी ऑल नो दैट कि जो लीफ होती है वो तो फोटोसिंथेसिस करता ही है, साथ में उसके जो स्टेम वाले पार्ट होते हैं वो भी करते हैं ना। ओके, कम टू द आंसर। ऑल्दो सेल्स जो होते हैं, ग्रीन पार्ट सेल्स जानते हैं आप, सेल्स छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिससे लीव्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के, और इनके पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट, है ना। देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे इस डायग्राम में दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट लीफ। नाउ मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज कैप्चर्ड इन लीव्स। जैसे आपको पता है सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी को लीव्स ट्रैप करती हैं, कैप्चर करती हैं, और सबसे ज्यादा ये लीव ही करती हैं, बिकॉज कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है ना। हर एक लीफ का अगर सरफेस एरिया देखा जाए तो वो ज्यादा होता है प्लांट के अदर पार्ट से। Now, the cell in the interior tissue of a leaf called the mesophyll. जो सेल का इंटीरियर टिश्यू होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेसोफिल। It contain between 45,000 and 80,000 chloroplasts for every square millimeter of leaf. अब आप जरा सोचो, एक स्क्वायर मिलीमीटर में करीबन 45,000 से 80,000 तक क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो नियरली 60 to 70 क्लोरोप्लास्ट होंगे हर सेल में। अब सोचो कितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा, और उन सब से फंक्शन होता रहता है, ये सनलाइट को ट्रैप करते रहते हैं, सन की एनर्जी को ट्रैप करते रहते हैं। नाउ the surface of the leaf uniformly coated with a water resistance waxy cuticle. जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जो सरफेस होती है लीफ की, उस पे वैक्स की कोटिंग लगी होती है, लाइक वैक्सी टाइप के सब्सटेंस की कोटिंग लगी होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इवेपोरेशन नहीं हो पाता है प्लांट से, है ना। So that protect the leaf from excessive evaporation of water and decrease the absorption. एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने बताया, ऑफ अल्ट्रा इवेपोरेशन भी डिक्रीज होने लगता है, और जो एब्जॉर्प्शन होता है अल्ट्रावायलेट लाइट का वो भी डिक्रीज होने लगता है। यूवी और ब्लू लाइट टू रिड्यूस हीटिंग। अब इससे क्या होगा? इससे मतलब हीटिंग कम होगी। कम होना भी जरूरी ना, अगर हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होने लगेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एक्सेसिव इवेपोरेशन ना हो इसलिए रिड्यूस हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कम होता है। भाई अगर वो हीट ही नहीं लेगा तो इतना ज्यादा इवेपोरेशन कैसे करेगा? नाउ द ट्रांसपेरेंट एपिडर्मल लेयर अलाउ लाइट टू पास थ्रू द पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। अब जो ट्रांसपेरेंट एपिडर्मल लेयर होते हैं ना बच्चों, ये अलाउ कर देते हैं लाइट को, ताकि वो एंटर कर सके, पास हो सके थ्रू द पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। किसके थ्रू? पैलिसेड मेसोफिल सेल्स के थ्रू, जहां पे मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस का काम होता है। ओके, मोस्ट ऑफ द सिंथेसिस का काम यहीं पे होता है, याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए
So green stem are also capable of performing photosynthesis. जैसा कि हमने पहले ही बताया था, जो ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं. यहाँ इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो स्टेम वाला पार्ट होता है, ये भी यहाँ एरो बने हुए हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. लीव्स तो करते ही है, हम सबको पता है. स्टेम भी, जो ग्रीन वाले स्टेम होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पाते बिकॉज इनका सरफेस एरिया कम होता है. यहाँ से बहुत सारे स्टेम्स निकले होते हैं, ब्रांचेस निकली होती हैं छोटी छोटी, और लीव्स भी कनेक्ट होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा सरफेस नहीं मिल पाता है और ना ही डायरेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा लाइट उस पे नहीं आ पाती. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ फॉलोइंग. यहाँ पे तीन चीजें, तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें इसका रीजन बताना है इन तीनों का. चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो पहला है, फोटोसिंथेसिस कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. यहाँ पूछ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या अकर हो सकती है लाइट के एब्सेंस में. दूसरा क्वेश्चन है, इफ ए नॉन ग्रीन लीव्स कैन मेक द फूड. क्या नॉन ग्रीन लीव्स भी फूड बना सकते हैं. और तीसरा है, फोटोसिंथेसिस कैन अकर अंडर वाटर. देखो ये तीनों चीजें बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है. ओके, लेकिन अगर देखें तो आपको अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तीनों का आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं, है ना. चलिए तो देखते हैं. सबसे पहले हम लोग, फोटोसिंथेसिस कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. सो बेसिकली अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस सनलाइट के बिना हो ही नहीं सकता ना. अगर लाइट नहीं रहेगी तो अगर लाइट नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा. सो फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. क्लियर है ये चीज. नाउ जो सनलाइट होती है ये सप्लाई करती है एनर्जी को. ओके, क्या सप्लाई करती है, सोलर एनर्जी को सप्लाई करती है, और फॉर कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है ना. तो मेन ये जो काम होता है बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन जो होता है कार्बोहाइड्रेट में, दैट इज बिकॉज ऑफ द सनलाइट. उसके एब्सेंस में नहीं हो पाएगा. क्लियर. चलिए नेक्स्ट रीजन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई हम लोग का, इवन नॉन ग्रीन लीव्स कैन मेक द फूड. क्या नॉन ग्रीन लीव्स फूड बनाते हैं. तो हाँ भाई, जो नॉन ग्रीन लीव्स होते हैं वो भी फूड बनाते हैं. लेट्स सी व्हाई. यस, द क्लोरोफिल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लांट पिगमेंट. क्लोरोफिल आपको पता है ये सबसे प्रोमिनेंट पिगमेंट होता है प्लांट्स के लिए. नाउ बट नॉट इन ऑल प्लांट्स. हर प्लांट में नहीं होता है ना. सम अदर एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे ज़ेंथोफिल्स होते हैं, कैटेनॉइड्स होते हैं, ये भी परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस को सेपरेटली, और फिर ये भी उससे अपना काम करते हैं. ओके, तो अगर नॉन ग्रीन लीव्स हैं तो वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं. क्लियर. चलिए तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. फोटोसिंथेसिस कैन अकर अंडर वाटर. नाउ देखो बच्चों, इस केस में क्या होगा, अगर फोटोसिंथेसिस पानी के अंदर होना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पानी जो है, वाटर जो है आपका नीट एंड क्लीन हो. ओके, चलिए देखते हैं. फोटोसिंथेसिस कैन अकर अंडर द वाटर व्हेन वाटर इज क्लियर एंड शैलो. जैसे हमने पहले ही बताया, जब पानी क्लीन होगा तभी तो सनलाइट अंदर जाएगी, तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगा. नाउ सम एल्गा can synthesize food at deep water layer as they can absorb the light of blue wavelength efficiently. कुछ एल्गा होते हैं जो डीप वाटर में होते हैं. ओके, जैसे सी में होते हैं, बहुत डेप्थ में होते हैं जो एल्गा, वो अब ये सिंथेसिस करते हैं फूड को, वही पानी के अंदर ही करेंगे, कहाँ जाएंगे. ये क्या करते हैं, जो ब्लू लाइट होती है उससे उसके वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उससे अपना काम करते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं. तो क्लियर हो गया ये तीनों कॉन्सेप्ट. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग जरूर था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइनोबैक्टीरिया एंड सम अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. कहने साइनोबैक्टीरिया और कुछ अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट. उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. हाउ डू दे कंडक्ट फोटोसिंथेसिस. कैसे वो फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करते हैं, हमें ये बताना है. चलिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं
द साइनोबैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। पढ़ा होगा आपने, ये सब क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इनके पास मतलब जैसा हम लोग प्रोकैरियोट्स में पढ़ते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, बहुत वेल डिफाइंड भी नहीं होते। तो इनके पास जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो उनमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है ना। बट दीज ऑर्गेनिज्म हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या होते हैं इन ऑर्गेनिज्म के पास? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं इन अ मेम्ब्रेनस फॉर्म। किस फॉर्म में होते हैं? मेम्ब्रेनस फॉर्म में होते हैं, उस पे मेम्ब्रेन होती है। विच आर प्रिमिटिव इन नेचर। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना, जो कि प्रिमिटिव होते हैं नेचर में, बट कैन ट्रैप एंड यूज सोलर एनर्जी। और यही जो इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, इसी से ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। क्लियर? Their photosynthetic lamella are suspended freely in the cytoplasm. अब इनके जो photosynthetic lamella होते हैं ना बच्चों, ये suspended होते हैं, ये free होते हैं, freely होते हैं हमेशा cytoplasm में, so they can carry out photosynthesis. इससे ये photosynthesis carry out कर लेते हैं। क्लियर? ओवरऑल बात हुई कि जो साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोकैरियोट होते हैं। इनमें जितने भी मेम्ब्रेन होते हैं जो ऑर्गेनेल होते हैं उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन इसके पास एक स्पेसिफिक चीज होती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो कि मेम्ब्रेनस फॉर्म में होता है और उसकी हेल्प से ये लोग सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और यूज करते हैं, अपना काम करते हैं, फूड बनाते हैं। सो देयर फोटोसिंथेटिक लैमेला जो होता है वो सस्पेंड होता है फ्री इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पता है फ्री होता है उसमें, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स? हमें इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और एंड प्रोडक्ट बताना है लाइट रिएक्शन का। किसका? लाइट रिएक्शन का हमें इम्पॉर्टेंट इवेंट एंड एंड प्रोडक्ट्स बताना है। लेट्स सी, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं लाइट रिएक्शन के वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। सो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टू एमिट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यूज देयर एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। देखो एक्साइटेशन होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का और उससे क्या होता है, वो एमिट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। क्लियर? क्या एमिट करेंगे? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और यूज करते हैं एनर्जी को, उस एनर्जी को यूज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी को बनाने में। लेकिन एटीपी को बनाएंगे कैसे? तो एटीपी को बनाते हैं एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस पाई के साथ मिलके ये बनाते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर? ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट है ये लाइट रिएक्शन का है, डार्क रिएक्शन का नहीं है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, है ना, पढ़ा होगा आप सबने। सो सी, 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। अब ये क्या होते हैं, 4 हाइड्रोजन प्लस आयन बनाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब इसके बाद देखो NADP होता है, ये 2 हाइड्रोजन इसके पास होते हैं, मतलब उसके साथ एड ऑन होता है और ये बना लेता है NADPH2। क्लियर? NADP था, इसके पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड किए गए इसके साथ, तो इसने बना लिया NADPH2। नाउ जो एंड प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के ये होते हैं NADPH और ATP। क्या कहेंगे हम लोग? NADPH और ATP इसके एंड प्रोडक्ट हैं। रिड्यूसिंग पावर इज प्रोड्यूस इन द लाइट रिएक्शन। जो रिड्यूसिंग पावर होती है ना वो रिड्यूस कर जाती है लाइट रिएक्शन में। इसका मतलब ATP एंड NADPH2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो यूज्ड अप होते हैं डार्क रिएक्शन में। ऑक्सीजन जो होता है ये इवॉल्व होता है एज अ बाई प्रोडक्ट बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट, है ना, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स के स्प्लिट हो जा रहे हैं, उस वजह से ऑक्सीजन जो है सेपरेट हो जा रहा है। भाई देखो जो वाटर होता है ये होता है, अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल्स तो हैं, ये स्प्लिट होंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। सिंपल। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंड प्रोडक्ट ऑफ द लाइट
रिएक्शन. नेम द एंड प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. अभी हम लोगों ने देखा एंड प्रोडक्ट क्या था. चलिए, मेंटेन द फेट ऑफ ईच ऑफ देम. हमें बताना है उसका फेट, उन दोनों का. लेट्स सी. एटीपी और NADPH यही होते हैं. एटीपी, NADPH और वाटर मॉलिक्यूल्स के स्प्लिट होने से ऑक्सीजन भी तो होता है. सो एटीपी, NADPH एंड ऑक्सीजन जो होते हैं ये एंड प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के. क्लियर? अभी हम लोगों ने क्लियर किया था. नाउ एटीपी और NADPH जो होते हैं ये यूज्ड होते हैं इन द रिडक्शन स्टेप. रिडक्शन स्टेप में होते हैं बायोसिंथेटिक फेज में. कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस के. जो फोटोसिंथेसिस का बायोसिंथेटिक फेज होता है वहां पे रिडक्शन स्टेप में ये दोनों यूज होते हैं. ऑक्सीजन जो होता है ये लिबरेट हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर. यही हम लोग कहते हैं कि हमें प्लांट्स के थ्रू ऑक्सीजन मिलता है, तो यही ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाई इज द ल्यूमेन ऑफ थैलकॉइड, व्हाई इज द ल्यूमेन ऑफ थैलकॉइड एसिडिक while the stroma is alkaline in nature. बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि ल्यूमेन जो होता है थैलकॉइड का वो एसिडिक होता है, while स्ट्रोमा जो होता है वो अल्कलाइन होता है नेचर में. हमें बताना है क्यों. चलिए भाई बता देते हैं. सो एसिडिक नेचर जो होता है ल्यूमेन ऑफ थैलकॉइड का ये होता है बिकॉज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन. एक्यूमुलेशन होता है प्रोटॉन का. कैसे? बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. वाटर की जब फोटोलाइसिस होती है तो एक्यूमुलेशन हो जाता है प्रोटॉन का. नाउ द सेम रिएक्शन डज नॉट अकर इन स्ट्रोमा, सो इट इज बेसिक इन नेचर. अब ये होता है थैलकॉइड में, स्ट्रोमा में नहीं होता है. सो जब थैलकॉइड में होता है, फोटोलाइसिस होता है वाटर का, तो वहां पे एक्यूमुलेशन हो जाता है प्रोटॉन्स का, जिसकी वजह से वो एसिडिक हो जाता है. बट ये रिएक्शन आपका स्ट्रोमा में नहीं होता है. दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ये मतलब कुछ अलग टाइप का आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा. देखो बच्चों, क्वेश्चन हर टाइप के पूछे जा सकते हैं आपसे, इसलिए हम लोग हर टाइप से प्रिपरेशन करते हुए चल रहे हैं कि जैसे भी हमें क्वेश्चन मिले हम उसका आंसर कर ले. ओके, तो ये आपको देखिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा. कुछ अलग नहीं है भाई, पढ़ा तो सबने ही है. सी, इसमें पूछा जा रहा है द एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रिएक्शन. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं. नेम द पार्ट ऑफ द सेल वेयर फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस. अब हमें बताना है कि सेल में ये सब कहाँ पे सारे रिएक्शंस होते हैं. लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ये क्वेश्चन है. सबसे पहले कह रहे हैं सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंथेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल एंड सिंथेसिस ऑफ स्टार्च. इन सब का हमें आंसर करना है. चलिए जल्दी से देख लेते हैं. तो सबसे पहली बात अगर हम लोग करें तो सिंथेसिस जो होती है एटीपी और NADPH की, ये कहाँ होती है भाई? तो ये होती है थैलकॉइड में. कहाँ होती है? थैलकॉइड्स में होती है. क्लियर? चलिए यहाँ पे देखिए, ये है, ये सारे थैलकॉइड्स बने हुए हैं यहाँ पे, इसको थैलकॉइड कहते हैं. ओके, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है? तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है दैट अकर इनसाइड ऑफ द थैलकॉइड मेम्ब्रेन, दैट इज PS2 680 नैनोमीटर. PS क्या होता है भाई? फोटो सिस्टम होता है ना. तो ये PS2 के अंदर PS1 PS2 होते हैं, तो ये उसके अंदर होता है जो फोटोलाइसिस होता है वाटर का, दैट अकर इनसाइड द थैलकॉइड मेम्ब्रेन इन PS2. क्लियर? नाउ फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है? तो ये होता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में. क्लियर? सिंथेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में. और लास्ट सिंथेसिस ऑफ स्टार्च कहाँ होता है? तो ये होता है साइटोप्लाज्म में. मतलब देखा इन्होंने एक क्वेश्चन में कितनी चीजें कवर कर ली कि कौन सा रिएक्शन कहाँ हो रहा है, कौन सा रिएक्शन कहाँ हो रहा है, आपको प्लेस बताना है. या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई इस प्लेस पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है ना. तो ये बेटा आप कैसे कर पाओगे? जब पूरा टॉपिक पढ़े रहोगे तभी कर पाओगे. ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. गिव कंपैरिजन बिटवीन द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. हमें इसमें डिफरेंस बताना है, कंपैरिजन बताना है, डिफरेंस नहीं. कंपैरिजन बिटवीन द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक. देखो
अब जैसे कंपैरिजन का क्वेश्चन हो गया या डिफरेंस का क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे जैसे हमने पहले भी क्लासेस में बताया था कि अगर कहीं भी डिफरेंस का क्वेश्चन आए तो उसको आप कॉलम बना के ही करिएगा। ओके तो अगर बेटा कंपैरिजन का भी क्वेश्चन आ रहा है तो कंपेयर हम लोग कैसे कर सकते हैं, जब एक बढ़िया सा चार्ट बना लो और ऐसे डायग्राम बना के फ्लो चार्ट बना के उससे कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं कंपैरिजन दोनों के बीच में साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन नहीं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके सो सबसे पहले अगर बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तो ये होते हैं फोटो सिस्टम 1 में, जो अभी हम लोग PS1 PS2 की बात कर रहे थे। ठीक, तो ये PS1 में होते हैं कहाँ पे, स्ट्रोमल और इंटरग्रेनल लैमेला में ये होता है। किसकी बात कर रहे हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं। अब अगर हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो बेटा देखो ये कैरिड आउट होता है दोनों फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में, लेकिन कहाँ पे, ग्रैनल थैलेकॉइड में। ये ध्यान रखिएगा ग्रैनल थैलेकॉइड में ये होता है नॉन साइक्लिक की हम लोग बात करें तो। नाउ साइक्लिक में अगर देखें तो ये इट इज नॉट कनेक्टेड टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से कनेक्टेड नहीं होता है, सो ऑक्सीजन जो होता है इवॉल्व नहीं होता है, नो ऑक्सीजन इज इवॉल्व। नाउ अगर नॉन साइक्लिक की बात करें तो ये कनेक्टेड होता है भाई फोटोलाइसिस से वाटर के, और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का इवॉल्व होते हैं, ऑक्सीजन इसके साथ इवॉल्व होंगे। यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से, सो किसी भी ऑक्सीजन का इवॉल्व नहीं है, बट यहाँ पे ये कनेक्टेड है वाटर से तो यहाँ ऑक्सीजन उसके साथ इवॉल्व होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखें तो ये एक्टिवेटेड होते हैं बाय लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के। कब एक्टिवेट होंगे, जब इनको लाइट मिलती है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की, तब ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होते हैं ये 680 नैनोमीटर की लाइट मिले, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट मिले, इन दोनों वेवलेंथ की अगर लाइट मिलेगी तो भी ये एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर? नाउ ये जनरेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ एटीपी को। किसको? एटीपी को। और यहाँ पे NADPH2 का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है, बट नॉन साइक्लिक में दोनों का होता है। ये प्रोड्यूस करते हैं ATP एज वेल एज NADPH2। क्लियर? यहाँ पे एक ही होता है सिर्फ ATP, NADPH2 नहीं होता है, उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। और यहाँ पे ATP और NADPH2 दोनों का फॉर्मेशन होता है, दोनों प्रोड्यूस होते हैं। फाइन, चलिए भाई। सी, क्लोरोफिल डज नॉट रिसीव एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो क्लोरोफिल होते हैं ये रिसीव नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन को। किससे? डोनर से, है ना, जब उसे मिल ही नहीं मतलब वो रिसीव ही नहीं कर पाते डोनर से। नॉन साइक्लिक में जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रिसीव होते हैं, कहाँ से होते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। क्लियर? ये जो सिस्टम होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, इसमें ये फोटोसिंथेसिस में पार्ट नहीं लेता है। कहाँ पे? एक्सेप्ट इन बैक्टीरिया, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में ये पार्ट लेते हैं। जो ये सिस्टम होता है डज नॉट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये सिर्फ कहाँ कर होता है? बैक्टीरिया में। पर ये जो सिस्टम होता है ये कनेक्टेड होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से, और ये डोमिनेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स में। Where it is? In green plants. Clear? ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, और यहाँ पे साइक्लिक की। साइक्लिक में बैक्टीरिया में होते हैं और नॉन साइक्लिक में ग्रीन प्लांट्स में होते हैं। नाउ तो ये बेटा आपके डिफरेंसेस थे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, सी, वेयर डज कैल्विन साइकिल टेक प्लेस। कैल्विन साइकिल के बारे में पूछा जा रहा है। कैल्विन साइकिल कहाँ अकर होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ओके, नाउ डिस्क्राइब द 3 phases ऑफ कैल्विन साइकिल। क्लियरली यहाँ पे आपको बताना है 3 phases कैल्विन साइकिल के। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका ये आपकी अरिहंत की बुक में दिया हुआ है, और ये आपका पेज नंबर 36 पे दिया हुआ है, जो कि इस सेम क्वेश्चन यही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। ठीक है,
चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में। सो बेसिकली इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 स्टेप्स के थ्रू होता है। ओके, सो कैल्विन साइकिल जो होता है दैट अकर्स इन बंडल शीट सेल्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है, यहाँ पे इसने बता ही दिया है क्लोरोप्लास्ट में होता है। नाउ कैल्विन या फिर इसे हम लोग C3 साइकिल भी कहते हैं, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे हम लोग ग्लाइकोटिक रिवर्सल और फॉर्मेशन ऑफ शुगर कहते हैं। और ये शुगर जो होता है टेक प्लेस होता है कहाँ पे भाई होगा? रिडक्शन में, रीजनरेशन में। सो बेसिकली इसके जो 3 मेजर स्टेप्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है 3 फेजेस ऑफ कैल्विन साइकिल। चले, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है बच्चों? सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज कार्बोक्सिलेशन। ठीक, ये बहुत क्रूशियल स्टेप होता है, बहुत क्रूशियल स्टेप होता है कैल्विन साइकिल का। इसमें क्या होता है? फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का। ओके, लेकिन कहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP। RuBP क्या होता है भाई? RuBP जो होता है ना बच्चों, ये बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, दैट इज र्यूबिस्को 1,5 बिसफॉस्फेट। र्यूबिस्को 1,5 बिसफॉस्फेट होते हैं। ओके, सो ये जो रिएक्शन होता है कैटालाइज करता है एंजाइम को RuBP कार्बोक्सिलेज। क्लियर? कौन से एंजाइम को? कार्बोक्सिलेज। देखो यहाँ पे एज लिखा हुआ है, इट मींस कि ये एंजाइम है। जहां भी अगर एज लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइएगा ASE, तो समझ जाइएगा यहाँ पे वो एंजाइम है, एंजाइम का रोल प्ले कर रहा है। सो ये फाइनली लीड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसके? 2 मॉलिक्यूल इनके होते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-PGA। क्लियर? Now as the RuBP carboxylase enzyme also has activity of oxygenation। देखो यहाँ पे ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं ये इसी के मॉलिक्यूल होते हैं, इन्हीं का फॉर्मेशन होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGA। चलिए रिडक्शन पे आते हैं हम लोग। पहला प्रोसेस तो समझ में आ गया, दूसरा प्रोसेस है रिडक्शन। कार्बोक्सिलेशन के बाद का ये प्रोसेस होता है। नाउ इसमें क्या होता है? आफ्टर द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन रिडक्शन ऑफ PGA। रिडक्शन जैसे लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलेशन हो गया, अब रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होता है किसका? जो प्रोडक्ट वहां पे बनेगा उसी का तो रिडक्शन होगा। तो वहां पे प्रोडक्ट क्या बना था? 3-PGA। 3-PGA, उसके 2 मॉलिक्यूल्स बने थे। तो यहाँ PGA जो होता है उसी का रिएक्शन होता है, रिडक्शन होता है। इसके बाद रिएक्शन होगा थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें ये फॉर्म करते हैं ग्लूकोज को। किसको फॉर्म करेंगे? ग्लूकोज को। अब इसमें जो होता है ATP एनर्जी सोर्स होता है और NADPH2 जिसमें हाइड्रोजन एटम कैरियर होते हैं, इसको यूटिलाइज किया जाता है। जो ATP और NADPH होता है ये इनको यूटिलाइज किया जाता है। नाउ अब हम लोग देखते हैं जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं ATP और 2 मॉलिक्यूल होते हैं NADPH के, इसको इस स्टेप में यूटिलाइज कर लिया गया। किस लिए करते हैं भाई? फॉर फॉस्फोराइलेशन। किस लिए करेंगे? फॉस्फोराइलेशन के लिए एंड फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए 2 स्टेप्स हो गए। क्लियर? पहले तो यहाँ पे रिडक्शन होता है ग्लूकोज का। फाइन, जो लीडिंग फॉर्मेशन करते हैं ये ग्लूकोज का। उसके बाद यहाँ पे ATP और NADPH को यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। नाउ 2 मॉलिक्यूल होते हैं ATP के और 2 मॉलिक्यूल होते हैं NADPH के। इसको किस लिए यूटिलाइज किया गया? इसको यूटिलाइज किया गया फॉस्फोराइलेशन के लिए एंड फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग। देखो इसके लिए यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ATP और ये हो जाएगा NADPH। क्लियर? तो ये इसके लिए हो गया। चलिए, hence the fixation of 6 molecules of carbon dioxide and 6 turns of the cyclic are required in order to release 1 molecule of glucose from the pathway। क्लियर? तो ये रिडक्शन हो गया पूरा। नाउ हम लोग बात करते हैं रीजनरेशन की। अब रीजनरेशन क्या होता है? फॉर द कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड फंक्शन, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए या फिर उसमें इंटरप्शन ना हो, क्या करना पड़ता है? प्रॉपर सप्लाई करनी पड़ती है। ओके,
So of the Calvin cycle there must be regular supply of ATP NADPH. जैसा हमने बताया रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए, तो यहाँ पे रेगुलर सप्लाई किसकी होनी चाहिए? ATP और NADPH. और क्या होना चाहिए भाई? सफिशिएंट अमाउंट में RUBP भी रिक्वायर्ड होना चाहिए. क्लियर? नाउ रीजनरेशन होता है RUBP का, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है. ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जैसा आप देख रहे हो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इसमें बहुत सारे टाइप के शुगर इन्वॉल्व होते हैं. स्टार्टिंग कहाँ से होता है? ट्रायोज से 3C से, ओके, और 2 हेप्टोज तक 7C तक. क्लियर? तो ओवरऑल ये पूरा कैल्विन साइकिल का प्रोसेस था जो हमने आपको बताया. नाउ जो रीजनरेशन स्टेप होता है ये रिक्वायर होते हैं, इसमें 1 ATP मॉलिक्यूल होते हैं फॉर फॉस्फोराइलेशन. हिंस हर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो होता है वो एंटर करता है कैल्विन साइकिल में. कहाँ एंटर करेगा? कैल्विन साइकिल में. और रिक्वायर्ड होते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH. 3 मॉलिक्यूल ATP के और 2 मॉलिक्यूल NADPH के. क्लियर? तो ये तो भाई प्रोसेस रहा. चलिए डायग्राम देख लीजिए आप. देखो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. ओके, नाउ अब इसका क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? कार्बोक्सिलेशन. तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा है. नाउ 3-फॉस्फोग्लिसरेट, इसका प्रोडक्ट क्या बना था? 3PGA 3-फॉस्फोग्लिसरेट. अब यहाँ पे देखो रिडक्शन हो रहा है, तो ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी थी जैसा हम लोगों ने पढ़ा था. तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाएगा और ATP और NADP मॉलिक्यूल जो होते हैं वो निकल जाते हैं. फिर ये बनाते हैं ट्रायोस फॉस्फेट. एक देखो बेटा ये साइन होता है एंटर करने का, कि ये इस जगह से एंटर कर रहा है, ये मॉलिक्यूल यहाँ से एंटर कर रहा है, और ये वाला जो साइन होता है ये बाहर निकलने का होता है. क्लियर? ये तो आप लोग को पता ही होगा. नाउ ये जो ट्रायस फॉस्फेट होते हैं ये फिर इनका रीजनरेशन होता है. यहाँ से ATP जो होते हैं ADP के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में. तो ओवरऑल ये आपकी कैल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल इसे हम लोग कह सकते हैं. क्लियर? अगर क्वेश्चन पूछे तो साइकिल का डायग्राम जरूर बना दीजिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जो अकर होता है C3 प्लांट्स में, ठीक, विच इज लाइट डिपेंडेंट एंड नीडेड ऑक्सीजन. जो कि क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट होता है और उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. दिस प्रोसेस डज नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, रेदर इट कंज्यूम्स एनर्जी. ये प्रोसेस जो होता है एनर्जी प्रोड्यूस तो नहीं करता लेकिन कंज्यूम करता है. नाउ कैन यू नेम द गिवन प्रोसेस? नेक्स्ट है, इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स. व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस? वेयर डज इट अकर एंड डज इट अकर इन C4 प्लांट्स ऑल्सो? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. सो सबसे पहले अगर बात करें तो कैन यू नेम द गिवन प्रोसेस? नेम क्या है भाई? नाम है इसका फोटो रिस्पायरेशन. क्लियर? कौन सा प्रोसेस है? फोटो रिस्पायरेशन का. क्या ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है? तो ऐसा भाई एसेंशियल नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है कि इसके बिना प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा. नो, इट इज नॉट एसेंशियल. थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? What are the end product of these process? End product क्या है? So end product है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. क्या end product? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. So where does it occur? कहाँ होता है भाई? So see, फोटो रिस्पायरेशन जो होता है, the फोटो रिस्पायरेशन कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, है ना? So it occurs in क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. 3 जगह होते हैं. तीनों के आप नाम लिख दीजिएगा पता हो तो. आई विश कि आपको सारे नाम पता हो, नहीं पता हो तो आप यहाँ से देख लीजिएगा और जरूर लिख दीजिएगा बच्चों. ऐसा ना हो कि एक ही लिखा तो कहीं एग्जामिनर ने कुछ और सोच रखा हो तो प्रॉब्लम हो जाए या आपके मार्क्स ना मिले. नाउ डज इट अकर इन C4 प्लांट्स ऑल्सो? क्या ये C4 प्लांट्स में भी होता है? सो नो, इट डज नॉट अकर इन C4 प्लांट्स. क्लियर? समझ में आ गया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट स्पेशल anatomical feature are displayed by leaf of C4 plant? Clear? How do they provide advantage over the structure of C3 plant? ओवरऑल हमें बताना है कि क्या स्पेशल एनाटॉमिकल फीचर होता है जो डिस्प्ले होता है C4 प्लांट की लीव्स में, और ये क्या एडवांटेज हमें प्रोवाइड करते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ C3 प्लांट। ठीक है, C3 प्लांट से ज्यादा ये क्या हमें एडवांटेज देते हैं। सो C4 प्लांट जो होते हैं इनका एक स्पेशल टाइप का प्लांट का लीफ का स्ट्रक्चर होता है। वो कैसा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी। लीफ एनाटॉमी इनकी जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी। ये जो होते हैं ये टॉलरेट कर जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा जहां टेम्परेचर होता है वहां भी ये इजीली टॉलरेट कर जाते हैं। एंड सो रिस्पॉन्स टू हाई इंटेंसिटी, और हाई इंटेंसिटी पे भी रिस्पॉन्स शो करते हैं। देखो टर्म्स याद रखना, हाई टेम्परेचर, हाई intensity. Now, in spite of having oxaloacetic acid as their first carbon dioxide fixation product, ये यूज करते हैं वहां पे C3 पाथवे को, या फिर कैल्विन साइकिल जिसे हम लोग कहते हैं। C3 को ही तो हम लोग कैल्विन साइकिल कहते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था, एज द मेन फोटोसिंथेटिक पाथवे। ये C3 पाथवे कैल्विन साइकिल को अपना मेन फोटोसिंथेटिक पाथवे के फॉर्म में यूज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अगर स्ट्रक्चर की बात करें, लीव एनाटॉमी ऑफ C3 एंड C4 प्लांट, जो लीव होते हैं C3 प्लांट के, ये शो करते हैं सिर्फ और सिर्फ वन टाइप के सेल। किस टाइप के? वन टाइप के सेल, जिसे हम लोग कहते हैं मेसोफिल सेल। अब ये कंटेन करते हैं मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट को। भाई मेसोफिल सेल है तो मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट ही होगा, तो इनके पास हो गए मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट। किसकी बात हो रही है? C3 प्लांट की। बट अगर C4 प्लांट की बात देखें बच्चों हम लोग, तो ये शो करते हैं दो टाइप के सेल, टू टाइप्स ऑफ सेल। ओके, दे शो टू टाइप ऑफ सेल, दैट इज आउटर मेसोफिल सेल। आउटर वाला जो सेल होगा वो तो मेसोफिल सेल ही होगा, और इनर वाला जो होगा दैट इज स्पॉन्जी। स्पॉन्जी सेल्स होते हैं अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स, जिसे हम लोग कहते हैं बंडल शीट सेल, जो कि अरेंज होते हैं एक सर्कुलर मैनर में। ठीक है, दो टाइप के यहाँ पे सेल होते हैं C4 में, एक होते हैं आपके आउटर मेसोफिल सेल और दूसरे होते हैं स्पॉन्जी सेल जो कि इनर होते हैं। क्लियर? C3 C4 में, C3 में सबसे पहली चीज कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल होते हैं, तो भाई मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट होगा। C4 में दो टाइप के सेल होते हैं, तो ये जो दो टाइप के सेल होते हैं, सबसे पहले होता है आउटर वाला मेसोफिल सेल और इनर वाला स्पॉन्जी सेल। ओके, नाउ इट रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ टू टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उसमें एक ही था तो एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा, इसके पास दो है तो दो क्लोरोप्लास्ट होंगे। लीव्स में जो मेसोफिल सेल होते हैं ये कंटेन करते हैं वेल डेवलप्ड ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट को। क्या कंटेन करेंगे ये? वेल डेवलप्ड ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लाइट रिएक्शन, और कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं? लाइट रिएक्शन में। प्रोड्यूस करते हैं ATP और NADPH2। ठीक है, नाउ जो रूडिमेंट्री क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं सेल ऑफ बंडल शीट में। रूडिमेंट्री क्लोरोप्लास्ट दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ बंडल शीट। इसके बाद ये होते हैं एग्रेनल, ये एक टाइप का अरेंजमेंट होता है ना। जो बंडल शीट सेल्स होते हैं ये मेनली मेंट होते हैं, कैरी आउट करते हैं C3 साइकिल को। अभी हम लोगों ने देखा था ये कैरी आउट करते हैं C3 साइकिल को। दे डज नॉट रिक्वायर वेल डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट, सो दे आर रूडिमेंट्री लैमेलर टाइप। ओके, ये इनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि इनके पास बहुत ज्यादा डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट हो। ठीक, सो ये रूडिमेंट्री लैमेलर टाइप होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो ये उसका डायग्राम है। सी TS ऑफ मेज शोइंग क्रैंस एनाटॉमी। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ये है वेस्कुलर बंडल, जानते हैं हम सब लोग ये वेस्कुलर बंडल है, ये बंडल शीट सेल है, ये यहाँ पे। नाउ उसके बाद ये दोनों डायग्राम दिए हुए हैं, ये यहाँ पे वेस्कुलर बंडल यहाँ पे ये है, और ये देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे, ये वाला पार्ट।
ये मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल दोनों में थे तो ये मेसोफिल सेल है। ये लोअर एपिडर्मिस है, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे स्ट्रोमा है। क्लियर? तो ये ओवरऑल पूरा डायग्राम है आपको समझने के लिए। चलिए, जो बंडल शीट सेल होते हैं ये टेंड करते हैं, फॉर्म करते हैं सेवेरियल लेयर्स को अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स। कई सारी लेयर होती हैं वेस्कुलर बंडल के पास। अब इनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। एडवांटेज क्या होते हैं इनके पास भाई? होते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? थिक वॉल्स विच आर इम्प्रीवियस टू गैसियस एक्सचेंज। थिक वॉल होती है, इम्प्रीवियस मतलब ये गैसियस एक्सचेंज को बहुत ज्यादा नहीं होने देते। क्लियर? देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है। सो र्यूबिस्को इज एन एंजाइम, बताया हमने, ये एक एंजाइम होता है, बहुत अबंडेंट अमाउंट में होता है। सो दैट एक्ट बोथ एज अ कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। कैसे काम करता है ये? कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की तरह। देखो ये जो सी है ये कार्बोक्सिलेज को रिप्रेजेंट करता है और ओ जो है वो ऑक्सीजनेज को रिप्रेजेंट करता है। Why do you think Rubisco carries out more carboxylation in C4 plant? आपको क्यों लगता है Rubisco कैरी करते हैं बहुत सारा कार्बोक्सिलेशन C4 प्लांट में? ये बताना है आपको। चलिए भाई बता देते हैं इनको। सो सी, Rubisco जो होते हैं ग्रेट एफिनिटी होती है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दे ग्रेट एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन फॉर ऑक्सीजन। किस कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में। नाउ इनका रिलेटिव कंसंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि डिटरमाइन करते हैं उनमें से ऑफ द टू विल बाइंड टू द एंजाइम, कि कौन सा एंजाइम से बाइंड करेगा। क्लियर? अब C3 प्लांट जो होते हैं इसमें कुछ ऑक्सीजन होते हैं जो बाइंड करते हैं र्यूबिस्को से, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। भाई देखो र्यूबिस्को जो है उसके पास ग्रेटर एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रेदर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है नॉर्मल कंडीशन में। अब अगर रिलेटिव कंसंट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये डिटरमाइन होते हैं, जिसमें ये बाइंड करते हैं एंजाइम से, दे बाइंड विद एंजाइम। अब C3 प्लांट जो होते हैं उनमें कुछ ऑक्सीजन जो होते हैं ये बाइंड कर जाते हैं र्यूबिस्को से। किससे बाइंड करेंगे भाई? र्यूबिस्को से। सो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या हो जाएगा? वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डिक्रीज। इसके बाद क्या होता है? RUBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, 2 मॉलिक्यूल्स PGA के कन्वर्ट होने के बजाय ये बाइंड कर जाते हैं विद O2 और फॉर्म कर देते हैं 1 मॉलिक्यूल एंड फॉस्फो, क्या मतलब क्या फाउंड करते हैं? फॉस्फोग्लाइकोलेट। दे फॉर्म फॉस्फोग्लाइकोलेट इन अ पाथवे जिसे हम लोग कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, याद रखिएगा कि किसके साथ क्या बाइंड होके क्या बना रहे। क्लियर? ओके, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। सो फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे जो होता है ये नाइदर सिंथेसिस करता है शुगर को, इट इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ऑफ ATP, बल्कि क्या करेगा ये करता है, रिजल्ट देता है, रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ध्यान रखिएगा फोटो रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो होता है, पाथवे जो होता है, ये सिंथेसिस नहीं करता है शुगर को ना ही ATP को, बल्कि ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद क्या करता है? यूटिलाइजेशन करता है ATP का, उसको भी इस्तेमाल कर ले जाता है। क्लियर? इसके बाद जो फोटो रेस्पिरेशन पाथवे होता है ये फिर से सिंथेसिस नहीं करता है ATP या NADPH की। सिंथेसिस तो नहीं किया इसने बताया, इसने सिंथेसिस नहीं किया ना शुगर की ना ATP की, और यहाँ पे भी ये कह रहे हैं देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH और NADPH। देयरफॉर जो फोटो रेस्पिरेशन है ये एक वेस्टफुल प्रोसेस हो गया। क्या हो गया? वेस्टफुल, बेकार का प्रोसेस हो गया जो इसने सारा प्रोसेस किया था। नाउ C4 प्लांट में जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ये होता ही नहीं है,
दैट डज नॉट अकर। पहले ही क्वेश्चन में या सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था फोटो रेस्पायरेशन जो होता है वो सीफूड प्लांट्स में नहीं होता। दिस इज बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द एंजाइम साइट। क्यों भाई? क्योंकि ये जो होते हैं इस मैकेनिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। कहाँ पे? एंजाइम की साइट पे। This take place when the C4 acid from the mesophyll is broken down in the bundle cell to release carbon dioxide. अब इसकी वजह से क्या होगा? This result in increasing the intercellular concentration of carbon dioxide. इसकी वजह से intercellular concentration जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ने लगता है। In turn, these ensure that the Rubisco function as a carboxylase, minimizing the ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। अब इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि रिबिस्को जो है ये फंक्शन करता है कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग कार्बोक्सिलेज का, और ये मिनिमाइज कर देता है ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी को। किसकी एक्टिविटी को मिनिमाइज करता है? ऑक्सीजनेज की। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखो। सपोज यूफोर्बिया एंड मेज आर गिवन मेज आर ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरिया। हमें क्या देखना है? यूफोर्बिया और मेज जो है क्या ये ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो कर सकते हैं? अब इसके लिए बेटा देखो 3 क्वेश्चन रिलेटेड दिए हुए। विच ऑफ देम डू यू थिंक विल बी एबल टू सर्वाइव अंडर सच कंडीशन? ट्रॉपिकल एरिया में इनमें से कौन सा प्लांट है जो कि सर्वाइव कर सकता है? यूफोर्बिया या फिर मेज? Which one of them is more efficient in term of photosynthetic activity? कौन सा ज्यादा efficient होगा photosynthetic activity के लिए? And the third question is, what difference do you think are there in their leaf anatomy? क्या डिफरेंस आपको लगता है कि इनकी लीफ एनाटॉमी में होगा? सो सी बेसिकली अगर बात करें बच्चों तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपकी अरिहंत की इस बुक में दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिल जाएगा आपको पेज नंबर 37 में। सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ है। सो अगर बात करें तो इसका जो आंसर है, विच ऑफ देम डू यू थिंक विल बी एबल टू सर्वाइव अंडर सच कंडीशन? यूफोर्बिया और मेज। जल्दी बताओ कौन सा सर्वाइव कर सकता है? सी यूफोर्बिया जो होता है दैट इज एबल टू सर्वाइव अंडर सच कंडीशन। क्यों करेगा भाई? ट्रॉपिकल एरिया में बच्चों हीट ज्यादा होती है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना ये बड़े इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये हीट जो होती है इनको बहुत ज्यादा उसे लॉस नहीं हो पाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच वन ऑफ देम इज मोर एफिशिएंट इन टर्म ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी? भैया यहाँ पे तो मेज ही होगा। मेज जो होता है दैट इज मोर एफिशिएंट, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए। और थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिफरेंस डू यू थिंक आर देयर इन देयर लीफ एनाटॉमी? चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं आपको। सो जो मेज होता है C4 प्लांट में, इनकी अभी हम लोग एक लीफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, एनाटॉमी की बात कर रहे थे, क्रैनस एनाटॉमी। ओके, सो टाइप ऑफ ये वैसा ही उसका भी लीफ एनाटॉमी होता है। तो बंडल शीट सेल्स जो होते हैं ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा इनके पास? क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा नंबर में होंगे। थिक वॉल जो होते हैं इम्प्रीवियस हो जाएंगे फॉर गैसियस एक्सचेंज, और नो इंटरसेलुलर स्पेस होगा। देखो आंसर्स जोड़ो, अगर आपको ध्यान होगा तो ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ी थी। थिक वॉल होते हैं, इम्प्रीवियस गैसियस एक्सचेंज होते हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। While euphorbia जो होता है it undergoes CAM, that is crasslucam acid metabolism। ये जो दोनों पाथवे होते हैं ये अकर होते हैं मेसोफिल सेल में, एंड ओनली दे डू नॉट हैव क्रैन्स एनाटॉमी। तो इसके पास वैसा स्ट्रक्चर नहीं है जैसा मेज के पास है, इसके पास वैसी लीव्स नहीं है। ऑल्सो देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे। इसका स्टोमेटा क्या होता है? क्लोज होता है डे के टाइम पे।
तो बच्चों ये जो आपका चैप्टर है ये फिनिश हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई और क्वेश्चन हो जो आपके माइंड में आ रहा हो कि मुझे इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड बाय।